नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज पुनः एमए राजनीति विज्ञान के चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान में मैं जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत का प्रमुख भाग या सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग प्रस्तुत करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जॉन राल्स ने 1971 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में न्याय के सर्वसम्मत सिद्धांतों या न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया के निर्धारण हेतु एक अनूठी पद्धति का अनुसरण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की परंपरा का अनुसरण करते हुए जॉन राल्स ने समाज के व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पृथक करके उन्हें एक मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन में रखने की परिकल्पना की है। ये व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से अज्ञान के एक पर्दे के पीछे, बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, रेशनल एजेंट्स या विवेकशील अभिकर्ताओं की तरह न्याय की प्रक्रिया के निर्धारण या प्राइमरी गुड्स के अर्थात प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन के मानदंडों के विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह माना गया है कि ये व्यक्ति अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं और वे न्याय के बोध से भी युक्त हैं। दे हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस। इस स्थिति में विवेकशील वार्ताकार बिना किसी दूसरे से ईर्ष्या रखते हुए अपने अधिक से अधिक कल्याण की कल्पना करेंगे और अपने हितों की अधिक से अधिक पूर्ति करना चाहेंगे। वे अपने हितों के प्रति सचेत होंगे, परंतु वे अहमवादी नहीं होंगे। अर्थात वे अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, परंतु वे केवल और केवल स्वयं के हितों की ही पूर्ति नहीं करना चाहेंगे। वे अन्य लोगों के हितों के प्रति भी संवेदनशील होंगे। इसके साथ ही साथ ये विवेकशील वार्ताकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे और अपने हितों को दांव पर भी नहीं लगाना चाहेंगे। जॉन राल्स का मत है कि अनिश्चितता की इस अवस्था में प्रत्येक विवेकशील वार्ताकार कम से कम जोखिम का मार्ग अपनाना चाहेगा और न्याय की प्रक्रिया या प्राइमरी गुड्स के आवंटन के तर्कसंगत मानदंडों के निर्धारण की संस्तुतियाँ या सिफारिशें या अनुशंसाएं प्रस्तुत करते समय स्वयं को न्यूनतम लाभ या अल्पतम सुविधा की स्थिति में रखते हुए न्यूनतम लाभ या अल्पतम सुविधा वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम लाभ की मांग करेंगे। अर्थात while recommending a criteria of allocation or distribution of primary goods, each rational negotiator will keep himself or herself in the least advantaged position and demand maximum benefit or greatest benefit for the least advantaged. इस काल्पनिक स्थिति में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप न्याय के 3
क्रमागत सिद्धांत निस्सरित होंगे। प्रथम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी अर्थात समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत। और तीसरा, डिफरेंस प्रिंसिपल अर्थात भेद सिद्धांत या अंतर का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों के लिए अधिकतम स्वतंत्रता या विस्तृततम स्वतंत्रता का समान अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से टकराएगा नहीं, और किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता का बलिदान अन्य किसी लाभ के लिए या अन्य के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता की समान स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता, सबको समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनों के समान संरक्षण आदि सम्मिलित होंगे। दूसरा सिद्धांत जो अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत है, इसका तात्पर्य है कि पदों और नौकरियों को प्राप्त करने में सभी व्यक्तियों को अवसरों की निष्पक्ष समानता प्राप्त होगी। जो न्याय का तीसरा सिद्धांत है, डिफरेंस प्रिंसिपल या भेद सिद्धांत या अंतर का सिद्धांत, इसका तात्पर्य यह है कि प्राइमरी गुड्स या प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण में किसी भी प्रकार का विचलन तभी न्याय संगत या न्यायोचित माना जाएगा जब यह सिद्ध किया जा सके कि इससे सबसे कम सुविधा वाली स्थिति के व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को असाधारण योग्यता या असाधारण प्रयास के लिए कोई विशेष पुरस्कार दिया जाता है, तो यह तभी न्यायोचित होगा जब यह सिद्ध किया जा सके कि इससे न्यूनतम सुविधा वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार जॉन राल्स ने एक चेन कनेक्शन या श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन राल्स कहते हैं कि किसी जंजीर को, श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी की पहचान की जानी चाहिए और जंजीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य सबसे कमज़ोर श्रृंखला से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए और बार बार इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और हर बार श्रृंखला या जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी की पहचान की जानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार समाज के सशक्तिकरण या समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान हर बार समाज के न्यूनतम लाभ की स्थिति वाले व्यक्ति या निर्बलतम व्यक्ति या निर्धनतम व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए और समाज के आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य वहीं से प्रारंभ किया जाना चाहिए और ऐसा बार बार किया जाना चाहिए और हर बार निर्धनतम या निर्बलतम व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए और सशक्तिकरण का कार्य, समाज के सशक्तिकरण का कार्य वहीं से प्रारंभ किया जाना चाहिए। जैसा कि नॉर्मन बैरी NORMANBARRY नॉर्मन बैरी ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा है
कि राल्स यह तर्क देते हैं कि समाज में सबसे अधिक समृद्ध और सबसे निर्धन व्यक्ति के मध्य एक चेन कनेक्शन या श्रृंखला संबंध कार्य करता है, और सबसे समृद्ध व्यक्ति की उम्मीदों में यदि वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव यह होगा कि सामाजिक व्यवस्था के हर व्यक्ति की उम्मीदों में वृद्धि होगी, अर्थात निर्धनतम व्यक्ति तक सामाजिक व्यवस्था के सभी व्यक्तियों की उम्मीदों में वृद्धि होगी। एक और विचारक हैं सैमुअल गोरोविच, SAMUEL GOROVITZ। सैमुअल गोरोविच ने राल्स के न्याय सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जॉन राल्स मूलतः पुनर्वितरणवादी है। जॉन राल्स इज बेसिकली अ रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट, क्योंकि जॉन राल्स ने यह माना है कि शासन या सरकार का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि वितरणीय न्याय प्राप्त करना भी है, अर्थात सरकार के कार्यों में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्राप्त करना भी शामिल है। जिसका तात्पर्य यह है कि समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की पहचान करके बार बार समाज में प्राइमरी गुड्स का वितरण किया जाना चाहिए, और इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को प्राप्त करने की प्रक्रिया में समाज के सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यह जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत का प्रमुख भाग है, और जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत यहीं पूरा होता है।